जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी प्री 2021 की टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं जो कि आपके पेपर में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये चौथा टेस्ट है। कौन सा है? चौथा टेस्ट है। तो इसको दोस्तों आपको अच्छे से लगाना है। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या ये सभी। तो दोस्तों, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सभी। राष्ट्रपति के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में किस में लिखा गया है? तो आर्टिकल 54 में कहा गया है। तो 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों, इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं इसको हमें जानना है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं तथा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, दिल्ली और पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर इसके निर्वाचित सदस्य कैसे इसमें निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 70वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यहां पर दोस्तों ये जानना जरूरी है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है जो कि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 53(1) या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये दोस्तों 75(1) में बात कही गई है। यदि हम अनुच्छेद 74(1) के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 53(1) में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों अनुच्छेद बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इनको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, या ए और बी दोनों? तो गाइस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य भी रहते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रहते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें नहीं रहते। तो केवल दोस्तों ये दो ही इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदन इसमें भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 69 या अनुच्छेद 64? तो गैस, यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है। मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें अनुच्छेद 63 के बारे में, तो अनुच्छेद 63 का मतलब यह है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या है? तो अनुच्छेद 65 में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद का त्याग कर देता है, या तो उसकी मृत्यु हो गई हो या किसी अन्य कारण से उसने त्याग पत्र दे दिया हो, तो वह उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह दोस्तों बात कही गई है अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 69, तो दोस्तों इसका अर्थ है
उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान। किससे? शपथ से संबंधित प्रावधान कि उपराष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति के समक्ष या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, तो चारों अनुच्छेद आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह किस में कहा गया है? आर्टिकल 75(3) में कहा गया है। आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों यहां पर एक और प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों ही प्रश्न बेहतरीन हैं कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है? 61वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष की आयु की समय सीमा को घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है और अब 18 वर्ष प्राप्त कर चुका व्यक्ति वयस्क माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप याद रखना कि ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। यदि हम 52वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। कौन से? दल बदल संबंधी प्रावधान है। और 86वां संविधान संशोधन तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं एवं 6 महीने के भीतर दोबारा से अधिवेशन को बुलाना होता है। इसका मतलब यह है कि दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 124? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न यहां पर यह है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर, अनंत सैनम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनंत सैनम। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो ये क्या थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ठीक है गाइस, और ये थे उपाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, धन विधेयक से संबंधित उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक से संबंधित उपबंध किए गए हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। दोस्तों, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है। वह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता है, वह केवल सिफारिश कर सकता है और इसके लिए उसके पास अधिकतम 14 दिनों का समय होता है। यदि वह 14 दिनों के अंदर विधेयक वापस नहीं लौटाता है तो मान लिया जाता है कि विधेयक उसी रूप में पारित हो गया है जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित किया था। तो दोस्तों, राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार या खारिज कर सकता है लोकसभा। तो इस लक्ष्य में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं कि वो केवल और केवल अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद धन विधेयक पारित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके संबंध में आर्टिकल 148 से 151 में उपबंध किए गए हैं। यदि हम इसके कार्यकाल के बारे में बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले कर लिया हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों लेखा जोखा का काम करता है। इसको एक तरीके से सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 55। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि हम अनुच्छेद 214 के बारे में बात बोलें तो इसमें उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 143 के बारे में तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है अनुच्छेद 55 में, चुनाव का तरीका राष्ट्रपति के। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला न्यायाधीश कौन थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, कमल नारायण सिंह, एन.वी. रमन या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। ठीक है गाइस, और सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे। ये सबसे कम समय तक और ये सबसे अधिक समय तक। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे बनाया गया है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या संसद? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। इसके संबंध में आर्टिकल 32 में प्रावधान किए गए हैं और इसीलिए आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार की संज्ञा दी गई है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसके अलावा वो आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर कर सकता है, लेकिन जो मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा गया है वो उच्चतम न्यायालय को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में पहली लोकसभा कब गठित हुई? 3 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952, 25 अक्टूबर 1951 या 21 फरवरी 1952? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952।
भारत में पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 में गठित की गई। भारत में पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया और 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? तो 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुए और 21 फरवरी 1952 तक आम चुनाव हुए थे। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में आम चुनाव कब हुए पहली बार, तो 1951 से 1952 के बीच में आम चुनाव हुए थे। तो ये क्वेश्चन को भी दोस्तों आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 217 या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन यदि संसद चाहे तो विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए और किसी संघ शासित राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यदि हम वर्तमान में भारत में बोलें तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय है अमरावती उच्च न्यायालय। कौन सा है? अमरावती उच्च न्यायालय। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को आप याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 226 या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है। हम यदि ये बोले क्या उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है, तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी एक अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है तथा उच्च न्यायालय को भी एक अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं? 1, 2, 3 या 4? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं एवं अन्य देशों को 4 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की कौन कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहली तो है पूर्ण वीटो शक्ति, पूर्ण वीटो शक्ति। दूसरी है निलंबनकारी वीटो, दूसरी है निलंबनकारी वीटो शक्ति। तीसरी है जेबी वीटो पावर, जेबी वीटो पावर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। एक पूर्ण वीटो, जिसको हम आत्यंतिक वीटो पावर भी कहते हैं, दूसरी निलंबनकारी वीटो, तीसरी है जेबी वीटो। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि अन्य देश के राष्ट्रपतियों को 4 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें चौथे नंबर की वीटो पावर रहती है विशेषित वीटो। कौन सी? विशेषित वीटो। ये चौथी वीटो पावर रहती है अन्य देश के राष्ट्रपति के पास, मतलब ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये वाली वीटो पावर रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किस किस वीटो पावर का क्या क्या अर्थ है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो दोस्तों, पूर्ण वीटो का मतलब क्या है? पूर्ण वीटो का मतलब यह है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा कब कर सकता है? ये ऐसा 3 जगह कर सकता है। जब गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके, ऐसे विधेयक के संदर्भ में जो ऐसी सरकार द्वारा पारित किया गया हो जो विधेयक पर अनुमति देने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दे और नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने की सिफारिश करे। तथा तीसरा पॉइंट, जब किसी विधेयक को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा हो, ऐसे विधेयक के संदर्भ में भी राष्ट्रपति पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसकी पूर्ण वीटो शक्ति का अर्थ। हम बात करते हैं निलंबनकारी वीटो का। तो जब राष्ट्रपति केवल और केवल धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो की शक्ति का प्रयोग कर लिया है।
लेकिन दोस्तों यहां पर यह जानने की बात है कि यदि राष्ट्रपति ने उसको एक बार वापस संसद में भेज दिया है और संसद ने उसमें बिना कुछ संशोधन किए बिना या संशोधन करके उसे पुनः राष्ट्रपति के पास यदि भेज दिया तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो इसका अर्थ होता है निलंबनकारी वीटो। तीसरा है दोस्तों जेवी वीटो पावर। इसका अर्थ क्या है? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति देने की समय सीमा का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो निश्चित समय सीमा के अभाव में जेवी वीटो की शक्ति का वो प्रयोग कर सकता है। अर्थात यदि हम इसको आसान भाषा में बोलें तो वह विधेयक पर ना तो अपनी अनुमति देता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। ऐसा वह तब कर सकता है जब उसे लगता है कि मंत्रिमंडल का पतन शीघ्र हो सकता है। मतलब उसको ये समझ में आ रहा है कि जल्द ही ये मंत्रिमंडल का पतन हो सकता है, तब जाके वो अपनी इस वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि 1986 में हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा किया गया, जो डाकघर संशोधन अधिनियम के तहत इस पर उन्होंने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8, 14, 22 या 25? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 14। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो इस वाली बात को ध्यान रखना, जैसे ही सिंधी भाषा को जोड़ा था तो कितनी भाषाएं हो गई थी? टोटल 15। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया तथा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा का समावेश किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 92वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को, 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तथा 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों लगातार टेस्ट सीरीज को देते रहिए और अपने आप को चेक करते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।